अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू फ्रीडम मूवमेंट, जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया के न्यू सिलेबस के सेकेंड यूनिट का थर्ड टॉपिक है। ये जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू फ्रीडम मूवमेंट, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने कंट्रीब्यूशंस ऑफ पेजेंट्स एंड वर्किंग क्लासेस को एक्सप्लेन किया है। एंड इस वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स एंड वुमेन्स टू फ्रीडम मूवमेंट तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो ट्राइबल्स थे उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में, तो उसको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइबल्स थे कौन। ट्राइबल्स बेसिकली थे इंडिजिनियस पीपल, मतलब इंडिया के नेटिव पीपल जो कि फॉरेस्ट्स वगैरह में रहते हैं। ये आम जिंदगी से जो सिंपल लिविंग होती है, जो सोसाइटी में जो लाइफ है उससे कट ऑफ होते हैं एंड ये फॉरेस्ट्स में रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जो ब्रिटिश रूल है तो इसके खिलाफ। ठीक है, उसको अपोज किया, उसको रेजिस्ट किया। सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम, उसमें है अर्ली रिवोल्ट्स। तो अर्ली रिवोल्ट्स इनके कौन से थे? सबसे पहले है संथाल रेबेलियन, जो कि 1855 टू 1856 हमने देखा। जो संथाल ट्राइब था इन प्रेजेंट डे झारखंड, तो उन्होंने रेबल किया अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेसिव पॉलिसीज। जो ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेशन एंड जो जालिमाना उनकी पॉलिसीज थी तो उनके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, ये जो रेबेलियन है, ऑल्दो इसको क्रश कर दिया गया, इसको सप्रेस कर दिया गया, बट इससे ये चीज जाहिर हो गई जो ट्राइबल्स है वो रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हैं, वो अपोज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मुंडा रेबेलियन, जो कि 1899 टू 1900। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे हमने जो मुंडा रेबेलियन है वो देखा। ये जो मुंडा रेबेलियन है इसको किसने लीड किया था? बिरसा मुंडा जो है तो उसने इसे लीड किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे। जो मुंडा ट्राइब है प्रेजेंट डे झारखंड में, तो उन्होंने लड़ा अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज एंड मिशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, एक तो ब्रिटिश पॉलिसीज, दूसरा मिशनरी एक्टिविटीज। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे तो वो चाहते थे कि ये जो ट्राइबल्स हैं तो ये क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करे, बट जो मतलब ये जो ट्राइब्स थे तो इन्होंने इस चीज को अपोज किया एंड बोला कि ये हमारी जो ट्रेडिशनल लाइफ है, जैसे हम पिछले टाइम से, जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी है, उनके तौर तरीके, उनके कस्टम्स, रस्मो रिवाज जैसे मतलब वो करते थे तो हम वैसे ही करेंगे। बट जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस चीज को खत्म करना चाहते हैं तो इसीलिए उन्होंने अपोज किया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट्स, जो दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं ट्राइबल्स का, वो है पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट्स। इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले फॉरेस्ट सत्याग्रहस, जो ट्राइबल्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज एंड जो ब्रिटिश की एक्सेस है कि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेस ले जाते थे इन फॉरेस्ट्स में से, तो उनकी जो रेस्ट्रिक्शन है, उनकी जो एसेस है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब कि ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस है इनको फॉरेस्ट से ले जाने से इनको रोक लिया। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था उनके लाइवलीहुड के लिए, मतलब ट्राइबल्स की लाइवलीहुड के लिए जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी थे, तो इनकी एसेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ताना भगत मूवमेंट। ठीक है, जो ओरोन ट्राइब है बिहार में, जो कि इंस्पायर्ड थे गांधीयन प्रिंसिपल्स से, तो उन्होंने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाई अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज एंड जो ट्राइबल्स के हुकूक हैं तो उसके लिए जो कि सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो ये था ताना भगत मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सपोर्ट फॉर नेशनल मूवमेंट्स। जो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने सपोर्ट किया नेशनल मूवमेंट्स को। क्विट इंडिया मूवमेंट में हम इनका सपोर्ट देखते हैं 1942 में। जो ट्राइबल्स थे अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग जो ओडिशा में जो ट्राइबल्स थे, जो छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स थे, महाराष्ट्र में जो ट्राइबल्स थे, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रिवोल्ट में। ठीक है, ये जो मूवमेंट्स थी इनमें इनमें पार्टिसिपेट किया एंड किसके खिलाफ मतलब इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करे ब्रिटिश रूल के खिलाफ एंड जो इमीडिएट इंडिपेंडेंस है तो उसको सपोर्ट किया कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंपैक्ट ऑफ ट्राइबल्स कंट्रीब्यूशन। जो ट्राइबल्स ने कंट्रीब्यूशंस दिए तो उसका इंपैक्ट हम देखते हैं। उनकी जो रेजिस्टेंस है उसने दिखाया कि जो मतलब इंपॉर्टेंस है इंडिजिनियस राइट्स की, जो कि मतलब इन ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, एंड इन्होंने ऐड किया मोमेंटम। ठीक है, मतलब कि जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है तो उसको और तेजी से बढ़ाया। ठीक है, तो ये चीज थी। उसके बाद हम देखते हैं इनका इंपैक्ट। सबसे पहले रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज है तो उनको रेजिस्ट किया, उनको अपोज किया। जो ट्राइबल्स थे इन्होंने मतलब डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाई। ठीक है, उन्होंने मुजाहिरे करे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड जिसकी वजह से उनका जो कंट्रोल है फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लैंड्स के ऊपर तो
उसको खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड इनका इंपैक्ट, वो था इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स। ठीक है, जो ट्राइबल रेबेलियंस थे तो इन्होंने इंस्पायर किया जो बाकी ग्रुप्स हैं कि वो चैलेंज करे अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी, जो ब्रिटिश की अथॉरिटी उसको चैलेंज करे, एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूट किया जो मतलब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है तो उसमें कंट्रीब्यूट किया एंड उसको तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद अवेयरनेस हम देखते हैं ट्राइबल इश्यूज की। ठीक है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसकी वजह से लोगों को भी पता चला कि जो मतलब ट्राइबल्स को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उस चीज के बारे में उनको पता चला। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब फ्यूचर में बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए कि जो ट्राइबल्स के राइट्स हैं तो इनको बचाया जाए एंड जो ट्राइबल्स हैं तो इनको इंक्लूड किया जाए इन इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइबल्स एंड इनका कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इन फ्रीडम मूवमेंट। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू द फ्रीडम मूवमेंट, जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन्स का टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। वुमेन्स जो है वो बहुत बैकग्राउंड से आती थी एंड मोस्टली वो हाउस वाइफ्स होती थी, तो उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में एंड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया इस मूवमेंट में। ठीक है, बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन मूवमेंट्स में एंड ओवरऑल जो फ्रीडम मूवमेंट है तो उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। प्रोमिनेंट लीडर्स की अगर हम बात करें कौन से थे, सबसे पहले बेगम हजरत महल, उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया किसमें, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, जो रेबेलियन उसने स्टार्ट किया लखनऊ में अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस, तो वो एक इंपॉर्टेंट मतलब उसका रोल है इन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सरोजनी नायडू, जिसे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उसकी पोइट्री की वजह से। ठीक है, तो ये जो टाइटल है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये इसे महात्मा गांधी ने दिया था। ये एक प्रोमिनेंट लीडर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में एंड इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में। उसके बाद हम देखते हैं और एक प्रोमिनेंट लीडर, वो कौन थी, कस्तूरबा गांधी, जो कि वाइफ है महात्मा गांधी की, तो उसने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया एंड उसके साथ साथ एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया बहुत सारी मूवमेंट्स में, इंक्लूडिंग जो चंपारण सत्याग्रह है जो कि बिहार में हमें देखने को मिला 1917 में, तो उसमें उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद हम देखते हैं सुचिता कृपलानी, ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट में एंड लेटर वो बन गई मतलब जब इंडिया आजाद हो गया तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बन गई। एंड ये चीज आप जरूरी याद रखोगे कि जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं किसी भी इंडियन स्टेट की मतलब आजादी के बाद, तो वो है सुचिता कृपलानी, तो ये बन गई फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उषा मेहता के बारे में, तो वो जानी जाती है कि उसने जो रोल प्ले किया किसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट में, उसने रन किया एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन, तो बेसिकली उस रेडियो स्टेशन का नाम था कांग्रेस रेडियो या सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। तो ये एक अंडरग्राउंड रेडियो था, इसकी फ्रीक्वेंसी ब्रिटिशर्स नहीं पकड़ पा रहे थे, तो इसने इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड जो मैसेज है रेजिस्टेंस की अगेंस्ट ब्रिटिश रूल तो उसको स्प्रेड किया। ओवरऑल जो अपनी मैसेजेस हैं ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट तो उनको लोगों तक पहुंचाती थी। ठीक है, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर हम देखें जो वुमेन्स है तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इन फ्रीडम मूवमेंट्स में, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट्स, तो इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया नेशनल मूवमेंट्स में। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22, जो वुमेन्स हैं उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया बहुत सारे नंबर्स में इन मूवमेंट्स में। बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को एंड जो लिकर शॉप्स हैं, जो शराब की जो दुकानें हैं, तो उनके सामने प्रोटेस्ट वगैरह करे। उसके बाद साल्ट मार्च 1913, इसमें साल्ट मार्च 1930, जो साल्ट मार्च है तो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जो वुमेन्स थी लाइक कमाला देवी चतुर्वेदी एंड मुथुलक्ष्मी रेड्डी, तो इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया साल्ट मार्च में एंड इनको अरेस्ट भी किया गया साल्ट बनाने में। देखो बेसिकली यहां पे मूवमेंट चल रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें इन्होंने बोला हम गवर्नमेंट के जो अनजस्ट लॉज है उनको वायलेट करेंगे बट पीसफुली। यहां पे जो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने कानून बनाया था कि जो इंडियंस है वो साल्ट नहीं बना सकते, खाली ब्रिटिशर्स बना सकते हैं। बट यहां पे जो महात्मा गांधी है उसने डांडी मार्च चलाया एंड जो साल्ट है उसकी फॉर्मेशन यहां पे इंडिया में स्टार्ट कर दी। ठीक है, जो साल्ट लॉ है उसको ब्रेक कर दिया, तो यही साल्ट बनाने की वजह से इन दो वुमेन्स को अरेस्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो वुमेन्स है उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एंड प्रोटेस्ट वगैरह करे एंड जो लीडरशिप रोल्स है तो वो भी इस मूवमेंट में लिए, जैसे कि अरुणा आसिफ अली जो है वो एक प्रोमिनेंट लीडर बन गई इस मूवमेंट में। जो अरुणा आसिफ अली है इसको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है एंड इसे एक और टाइटल भी यहां पे 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में मिला, वो था हीरोइन ऑफ 1942। तो अच्छे से आप याद रखोगे जो अरुणा आसिफ अली हैं उसे ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है एंड उसे हीरोइन ऑफ 1942 भी कंसिडर किया जाता है, तो अच्छी चीजें हैं आप याद रखोगे। उसके बाद इनके कंट्रीब्यूशंस हम देखेंगे।
जो सेकंड इनका कंट्रीब्यूशन है फॉर्मेशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यहां पे बन गई, जैसे कि वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA, इसको 1917 में फाउंड किया गया था एनी बेसेंट एंड सरोजनी नायडू ने, एंड जो बाकी अदर लीडर्स थे तो उन्होंने इसे फाउंड किया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है तो इसने काम किया जो वुमेन्स है उनके हकूक के लिए, एंड उनका जो रोल था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में तो उसको यहां पे हाईलाइट किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC, इसको 1927 में फाउंड किया गया था। इसका मतलब एम ये था कि जो वुमेन्स के इश्यूज हैं, जो वुमेन्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो उनका एड्रेस करना, उनको हाईलाइट करना, एंड उनकी जो प्रमोशन, इनकी जो मतलब पार्टिसिपेशन है फ्रीडम मूवमेंट में उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे फ्रीडम मूवमेंट्स में ताकि ब्रिटिशर्स यहां से जल्दी भाग सके। ठीक है, इंपैक्ट, तो अभी हम इंपैक्ट डिस्कस करेंगे जो वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम मूवमेंट में, तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहले है इंक्रीज पार्टिसिपेशन, जो वुमेन्स हैं उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जिसकी वजह से एक न्यू डायमेंशन, एक नई दिशा मिल गई फ्रीडम स्ट्रगल को, एंड ये जो मूवमेंट्स हैं ये मोर इंक्लूसिव बन गई, मतलब कि जो बहुत सारे जो मासेस हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, एंड ये जो मूवमेंट्स हैं ये वाइड रेंजिंग बन गई। ठीक है, यहां पे एक चीज मेंशन करने वाली बात है कि 19th सेंचुरी से पहले जो वुमेन्स हैं वो एक्टिवली उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट 19th सेंचुरी के बाद हम एक एक्टिव पार्टिसिपेशन वुमेन्स के साइड से देखते हैं। उसके बाद सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट, तो यहां पे हमने देखा जो वुमेन्स हैं उनके पार्टिसिपेशन की वजह से एक चीज हमने देखी, जो वुमेन्स हैं उनका जो रुतबा है तो वो धीरे धीरे बुलंद होता जा रहा था सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो वुमेन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन है उन्होंने चैलेंज किया जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं, मतलब कि जो मतलब मेन है खाली वही इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, जो लीडरशिप रोल्स हैं खाली वही लेते थे, बट जो वुमेन्स हैं उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया एंड इंस्पायर किया जो फ्यूचर जनरेशन है वुमेन्स की कि आप पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ में अच्छे से इंटरफेयर करो एंड अच्छे से पार्टिसिपेट उसमें करो। ठीक है, उसके बाद हम एक और इसका इंपैक्ट देखते हैं, वो क्या है, इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर इक्वालिटी। तो इसकी वजह से, इन पार्टिसिपेशन की वजह से, इन कंट्रीब्यूशंस की वजह से जेंडर इक्वालिटी पे क्या असर पड़ा तो वो हम देखते हैं। जो कंट्रीब्यूशंस दिखाए वुमेन्स ने ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, तो उसने ग्राउंड वर्क या फाउंडेशन स्टार्ट कर दी किस चीज की, जेंडर इक्वालिटी जो थी इंडिपेंडेंट इंडिया में, कि अब जो अपॉर्चुनिटीज मेल्स को मिलती थी वो वुमेन्स को भी मिलेगी, बहुत लोगों को या बहुत ग्रुप्स को राइट्स मिलेंगे, प्रॉपर राइट्स मिलेंगे। एंड इसके बाद क्या हुआ, मतलब जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिखाया, इसके बाद क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ये प्रोविजंस ऐड करे गए कि मतलब वुमेन्स को प्रॉपर सेफ्टी दी जाएगी, उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाएंगे, एंड उसके लिए लॉज भी बनाए गए जो कि वुमेन्स के राइट्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, सो दिस वाज इट, सो दिस वाज ऑल अबाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो इसके साथ ही जो सिलेबस है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का तो वो भी यहां पे खत्म होता है। आई गेस आपने सारी चीजें अच्छे से समझ ली होगी, तो बस वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।